स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप रोज की तरह इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर गुजरात के अंदर कोरोना मामले को लेकर सरकार को फटकार लगाने वाले हाई कोर्ट के बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि गुजरात के अंदर बेकाबू कोरोना वायरस पर नियंत्रण न पाने को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी जमकर कोरोना के मामले को लेकर नहीं की गई तैयारी पर फटकार लगाई थी और इसी के साथ जांच के आदेश भी दिए थे। जिसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है और हाई कोर्ट की जिस बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी उसके जस्टिस का दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस के ट्रांसफर को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप भी इस पूरे मसले को लेकर राजनीति से जोड़कर मानते हैं और आप भी मानते हैं कि जो भी बीजेपी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है उन जजों के साथ लगातार इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी है जहां पर बीजेपी के 6 साल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और 11 सालों में निचले स्तर पर देश की जीडीपी पहुंच गई है। इकोनॉमी में 2009 की जैसी मंदी जैसे माहौल को लेकर खबर सामने आ रही है जहां पर वित्त वर्ष 2019-20 के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आ चुके हैं। इस वित्त वर्ष जीडीपी की ग्रोथ रेट 4.2% पर आकर गिर गई है और ये तकरीबन 11 साल के अंदर सबसे निचले स्तर का जीडीपी का ग्रोथ है। इससे पहले 2009 के अंदर जीडीपी ग्रोथ इतने निचले स्तर पर पहुंच गया था और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर लगातार देश की अर्थव्यवस्था बुरे हालत से गुजर रही है। और इसी के साथ दोस्तों आपके लिए एक और अपडेट है जहां पर भोपाल के अंदर भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं और कांग्रेस व भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में नेताओं के क्षेत्र में गैर मौजूदगी को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व संसदीय क्षेत्र के अंदर बीजेपी के नेताओं ने पोस्टर लगाए थे और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पूरे शहर के अंदर चप्पे चप्पे में पोस्टर लगाया गया है और इस तरह से सांसद प्रज्ञा के फोटो के साथ तस्वीर में गुमशुदा लिखा हुआ है और सवाल पूछा गया है कि आखिर सांसद कहां लापता है। इस तरह से दोस्तों ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी के तमाम विरोध के बाद भी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भोपाल से जीत कर आई है, लेकिन अभी भी क्षेत्र के अंदर दिखाई नहीं दे रही। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और इस बीच एक और जानकारी है जहां पर वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही की वृद्धि दर लगातार गिरती जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था 4.2% पर आकर अटक चुकी है। और ऐसे में एक और अपडेट की माने तो बीजेपी से जुड़े संगठन आरएसएस के छत्र छाया में चलने वाले स्वदेशी कंपनियों को एमएसएमई का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में करीब 20 लाख करोड़ के तथाकथित पैकेज का ऐलान किया गया था जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि एमएसएमई की परिभाषा के अंदर बदलाव किया गया है, यानी छोटे एवं मोजले उद्योगों की परिभाषा में बदलाव किया गया था। और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठनों ने मांग की है कि लघु उद्योग के अंदर स्वदेशी कंपनियों को भी लाया जाए और इस तरह से ये बड़ी मांग कर दी गई है। हालांकि बीजेपी सरकार अब बीजेपी के ही समर्थित संगठनों की मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि बीजेपी और आरएसएस के जुड़े हुए संगठन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये संगठन अपने आप को जनता से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और जब जनता की मांगों को लेकर बीजेपी सरकार के सामने है और बीजेपी सरकार मानने को तैयार नहीं है तो सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहे हैं बल्कि केवल बयान दे रहे हैं और इसी तरह से अपने आप को धीरे धीरे करके एक्सपोज भी करवा रहे हैं। और एक और जानकारी है जहां पर कोरोना वायरस महामारी 2020 के अंत तक 8.6 करोड़ बच्चों को गरीबी में धकेल देगा। ये एक रिपोर्ट की जानकारी सामने आई है। यूनिसेफ यानी दुनिया के बड़े संगठन ने बताया है कि सेव द चिल्ड्रन कैंपेन के तहत ये जानकारी है। इसमें कम और मध्यम आय वाले देशों के अंदर गरीब रेखा के नीचे वाले बच्चों की कुल संख्या 67 करोड़ से ऊपर जा सकती है और यह भयावह स्थिति है जहां पर एक और देश के अंदर कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और देश में दूसरी ओर बच्चों को गरीबी से बचाए रखने के लिए और उचित भोजन और पढ़ाई के प्रबंध करने को लेकर सरकार की ओर से कोई ऐसी ठोस नीति दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही गंभीर डाटा दिया है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इस पूरे मामले को लेकर आपका कुछ कहना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर
लेकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी है जहां पर लॉकडाउन को लेकर केंद्र के ऐलान से पहले ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को खोला है और कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि देश के अंदर लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में 5वें चरण के लॉकडाउन को लेकर लगातार सरकारों के बीच में बातचीत जारी है। और इस बीच ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थानों को खोल दिया जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में अब धार्मिक स्थानों में श्रद्धालुओं की एंट्री हो सकेगी। हालांकि इसके लिए नियम तैयार किए गए हैं, जैसे एक समय में सिर्फ 10 लोग जा सकते हैं और सैनिटाइजेशन के साथ में पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया को मानना पड़ेगा। और इसी के साथ में सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी खोले जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों की संख्या भी सीमित कर दी गई है, यानी पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य बना है जिसने इस तरह के बड़े प्रबंध के साथ लॉकडाउन खोलने की बात कही है। और इसी के साथ में राज्य के सभी राजमार्ग और जिले की सड़कों को भी दोबारा खोल देने की घोषणा कर दी गई है। ममता बनर्जी ने इसके अलावा जूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिससे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई देगा। एक और जानकारी की माने तो दिल्ली सरकार ने 5 होटलों को प्राइवेट अस्पतालों के साथ में अटैच कर दिया है। हम आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने इस पूरे मसले को लेकर ये कदम उठाया है, जहां पर होटलों को भी क्वारंटीन सेंटर के रूप में और कहीं कहीं अस्पताल के रूप में बदलने को लेकर तैयारी की जा रही है। इसी के साथ में एक और जानकारी आ रही है, जहां पर दोस्तों बिहार के अंदर काफी ज्यादा सियासत हुई है। जेडीयू के विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुशील मोदी ने राबड़ी देवी को घेरते हुए कहा कि रेप के आरोपी एमएलए को कहां छुपा रखा है। हम आपको बता दें कि गोपालगंज के अंदर गैंग वॉर को लेकर राजनीति लगातार गर्म हो रही है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनसे सवाल पूछा है। और नाबालिगों के रेप के आरोपित विधायक अरुण यादव को कहां छुपा रखा है, इस तरह का सवाल पूछते हुए वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो बिहार की सत्ता में है, जिनके पास पुलिस है और तमाम व्यवस्था है। बावजूद इसके आरोपित विधायक को पकड़ नहीं पा रही बिहार सरकार। और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछ रहे हैं कि आपका एमएलए कहां है, जबकि ये काम सरकार का है कि एमएलए जिस पर आरोप लगा हुआ है उसको ढूंढकर उसको सजा दिलाई जाए। लेकिन अपनी सरकार के फेलियर को बचाने के लिए इस तरह से उदाहरण देकर 2 अलग अलग अपराधों को एक दूसरे के बराबर खड़ा करके अपनी सरकार को बचाने की तमाम कोशिश की जा रही है। और एक और जानकारी की माने तो दिल्ली के अंदर बीते दिन 4.6 तीव्रता की भूकंप आई है। दरअसल दोस्तों भूकंप को लेकर ये अपडेट है, जहां पर राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कई भूकंप के झटके आए हैं और ताजा अपडेट की माने तो 4.6 की भूकंप तीव्रता बीते दिन मापी गई है, जो दिल्ली के उन क्षेत्रों में रहा है जो काफी रिहायशी इलाके हैं। और इस तरह से लगातार भूकंप को लेकर भी ये बड़ी अपडेट आ रही है। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी की माने तो ममता बनर्जी बोली, कहा लॉकडाउन को लेकर नहीं आया अमित शाह का कोई फोन। ममता बनर्जी ने पूछा कि 31 मई के बाद उठाए जाने वाले कदम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया है या नहीं किया, फोन किया था या नहीं किया था। जब मीडिया ने ये सवाल पूछा था उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि उनको गृह मंत्री का कोई भी फोन नहीं आया है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थानों को खोला जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने केंद्र सरकार को इस पूरे मसले को लेकर कहा है कि वह राज्य सरकारों की मदद करे और उनको आर्थिक पैकेज देने का भी ऐलान करे। और इसी के साथ दोस्तों ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय से पूछा, कहा श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस में बदलना है क्या। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि क्या श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पर वे लोग इसे कोरोना एक्सप्रेस में बदलना चाहते हैं। आपके पास पर्याप्त क्षमता है, मैं भी रेल मंत्री रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि अतिरिक्त ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही है, बोगियां बढ़ाइए, राज्य सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। इस तरह से ममता बनर्जी ने अपने पुराने अनुभव को साझा करते हुए ये बात कही है और स्पष्ट कर दिया है कि रेल मंत्रालय आसानी से ज्यादा बोगियां लगाकर ट्रेन चला सकती है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में क्वारंटीन लोगों को करने की बजाय उनको जरूरी है कि रेल में जब वो आ रहे हैं तभी उनको डिस्टेंस यानी दूरी बनवाया जाए और ज्यादा से ज्यादा बोगियां जोड़कर लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। इस तरह की भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन सरकार खासकर रेल मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर आनाकानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जानकारी की माने तो शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर सपा ने ऐलान करते हुए कहा है कि वह याचिका को वापस ले चुके हैं और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से अभी भी विधायक बने रहेंगे। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव एक सोशल मीडिया और एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, जिस दौरान उनसे पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने की याचिका को वापस ले लिया गया है। और इस तरह से ये बड़ी अपडेट भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के साथ बराबर की दूरियां बनाएंगे और साथ ही साथ छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाकर एडजस्टमेंट किया जाएगा, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में लेकर आएंगे तो उन्होंने
एक बार फिर से दोहराया, कहा हम एडजस्टमेंट करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। और ऐसे में एक और जानकारी की माने तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रास्ता भटकने को लेकर रेलवे ने बताया फेक न्यूज, कहा रूट बिजी होने के कारण 71 ट्रेनों को किया गया था डाइवर्ट, यानी ऐसा डाइवर्ट किया गया कि बिहार की ट्रेन को उड़ीसा भेज दिया गया। इस तरह की भी कई खबरें सामने आई है और ऐसे में रेल मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे रहा है। और एक और जानकारी आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। इस तरह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मसले सुनने पड़ रहे हैं जिन मसलों का कोई आधार नहीं है। और इस तरह से एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी ने ट्रेन किराया वाले दावे को लेकर बीजेपी के प्रमुख से माफी मांगने के लिए कहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी श्रमिकों के ट्रेन किराए का 85% हिस्सा केंद्र द्वारा वहन किए जाने के बयान को लेकर भाजपा के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल का दावा खोखला साबित हुआ है और अब उनको जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता माफी तो किसी से मांगते नहीं है और ऐसे में एक बार फिर से ये दावा झूठ होने के बाद भी माफी की मांग तो की जा सकती है, लेकिन पता है कि आखिर क्या होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों पटना के अंदर राबड़ी देवी और आरजेडी के विधायकों को पुलिस ने गोपालगंज जाने से रोका है और इसी तरह से बिहार के अंदर भी लगातार सियासत गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।